शार्क टैंक इंडिया देखा है ना? तो शार्क टैंक इंडिया में कई बार कोई लोग आते हैं, कहते हैं भाई हमें तुमसे पैसे नहीं चाहिए, हमें बस 1 रुपया दे दो या ऐसे 100 रुपये दे दो, कुछ भी ऐसे बहुत कम अमाउंट दे दो, एंड दे जस्ट गेट इनटू आवर कंपनी, ताकि हमें बस आपका एक मेंटरशिप मिल जाए। सेम चीज़ हो रही है, वो कह रहे भाई मेरे को तेरे से कुछ नहीं चाहिए, तू बस मेरे साथ आ जा। ये इस नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ आपका आदित्य भैया एंड दिस इज आदित्य क्लासेस, जहाँ आप सीखेंगे, पढ़ेंगे, बढ़ेंगे एक बिल्कुल नए अंदाज में। अब नया अंदाज कैसे? नया अंदाज ऐसे भाई साहब के या बहन जी के अब जो हम पढ़ाई करेंगे ना यहाँ पर, वी विल इंक्लूड थोड़े थोड़े मीम्स इसके अंदर, वी विल इंक्लूड जोक्स इसके अंदर, वी विल इंक्लूड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इसके अंदर, जस्ट सो दैट आपको चीज़ों को ना याद ना करना पड़े, आपको याद हो जाए, आपको खुद ब खुद चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, जैसे बस आपको एक ऐसे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है जिसके अंदर जेई के अंदर 11 लाख के अप्रॉक्स बच्चे बैठते हैं और नीट के अंदर 16-17 लाख बच्चे बैठते हैं, तो ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन जो आपका थ्योरी वाला पोर्शन है, जो आपको याद ही करना है, वो आप यहीं से करके चले जाओगे। आप एक बार वीडियो देखो एंड आई गारंटी यू कि आप चीज़ों को एकदम याद करते हुए चले जाओगे। आपको वापसी इन चीज़ों को वापसी पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको सिर्फ रिवाइज करनी पड़ेगी, आपको बहुत टाइम लगाकर इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से चालू कराऊंगा और आपको जेई मेंस लेवल तक लेके जाऊंगा। सीबीएसई बोर्ड, नीट, जेई मेंस सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करवा दूंगा। आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करेंगे, जितने भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं इनका हम नोमेनक्लेचर करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, आपको लिगेंड्स के बारे में बताऊंगा, आपको सेंट्रल मेटल एटम के बारे में बताऊंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर एंड देन लास्टली आइसोमेरिज्म। जो इसकी थ्योरीज बच जाएंगी, वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फिट थ्योरी, वो हम करेंगे एक सेपरेट वीडियो, जो कि इसकी अगली वीडियो आएगी उसके अंदर। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप अच्छे से वो वाली वीडियो भी देख सको एंड पूरा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का चैप्टर है उसको एकदम मस्त तरीके से पूरा का पूरा कंप्लीट कर दो, एकदम ऐसे झकास मजे आ जाए इस लेवल को। तो बिना टाइम पास किए लेट्स जस्ट डाइव इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि नॉर्मली जैसे आपने अब तक के आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड्स पढ़े हैं या कोवलेंट कंपाउंड्स पढ़े हैं वैसे नहीं बनते, तभी दे आर कॉम्प्लेक्स। क्योंकि जनरली क्या होता है, एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, नॉन मेटल अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, आयनिक बॉन्ड बन जाता है। या फिर कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दो एटम्स हैं एक जैसे, वो या फिर कैसे भी एक जैसे नहीं तो भी वो क्या करते हैं, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं, दोनों की बराबर बराबर पार्टनरशिप होती है, कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन दोनों से ही अलग होता है और वो ऐसे बिहेवियर फॉलो करता है जो आपने अब तक तो नहीं सोचा होगा, एंड हेंस इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और ये कुछ ऐसे से बनते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे आसपास कई जगह पाए जाते हैं, जैसे सबसे पहले तो देखो हेमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड के अंदर है, क्लोरोफिल जो आप पौधों के अंदर देखते हो, ये दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो बिना टाइम पास किए लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब आप ये चिंता मत करिए कि लेवल क्या होगा, सीबीएसई बोर्ड, जेई मेंस, नीट सारे लेवल्स कवर किए जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से लेके जा रहा हूँ और जेई मेंस तक आपको छोड़ के आऊँगा। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। तो देखो भाई, सबसे पहले तो आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं, इसका ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या ऑक्सीडेशन नंबर होता है, दैट सिंपली रिप्रेजेंट्स द चार्ज किसी भी एटम के ऊपर। मतलब मैंने यहाँ पर कोई सा भी एटम रखा हो, ये एटम्स रखे हुए हैं यहाँ पर, तो इनका चार्ज क्या आएगा जब मैं इनको एक मेटल के अंदर या किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर ये हैं, तो उस टाइम पर इनके ऊपर क्या चार्ज आ रहा है उस कंपाउंड के अंदर। ओवरऑल तो न्यूट्रल है, लेकिन जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो वो बनता है बिटवीन टू एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। तो उस टाइम पर अगर मैं उस कंपाउंड के अंदर देखूं, ओवरऑल न्यूट्रल, बट उस कंपाउंड के अंदर एक पे नेगेटिव होगा, एक को पॉजिटिव होगा, तो जो चार्जेस आ रहे हैं इनके ऊपर उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री या अनकंबाइंड एलिमेंटल स्टेट किसी भी एलिमेंट का 0 होता है, मतलब जिस फॉर्म में हमें वो नेचर के अंदर मिलता है, जैसे O2 है, N2 है, F2 है, He है, वो वाले, उस केस में इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0।
दूसरा मोनोएटमिक आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर वो चार्ज के बराबर ही होता है। और थोड़ा सा नीचे आए तो हाइड्रोजन का +1 सिवाय मेटल हाइड्राइड, मतलब जो वो मेटल्स के साथ जुड़ जाता है ग्रुप नंबर 1, 2 या 3 के साथ, उस केस में उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो वाला माइनस में जाता है, -1 का होता है। और उसके अलावा हाइड्रोजन हमेशा +1 में रहता है, हेलोजन हमेशा -1 में होते हैं। अल्काली मेटल्स मतलब ग्रुप नंबर 1 हमेशा +1 पे होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मतलब ग्रुप नंबर 2 हमेशा +2 होते हैं। ऐसे ग्रुप नंबर 3 को देखो तो वो +3 पे रहता है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या ग्रुप नंबर 3 बल्कि वो मेजरली +3 में होता है, बट इट कीप्स ऑन वेरिंग। और सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू नेट चार्ज। थोड़ा सा ऊपर आगे देखें तो ऑक्सीजन हमेशा -2 पे होता है, सिवाय पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और फ्लोरीन के ऑक्साइड्स में। क्योंकि किसी भी वो एक पीरियडिक टेबल में अगर आप देखो तो पीरियडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो फ्लोरीन है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर किसी और के साथ जुड़ रहा है तो वो तो माइनस के अंदर है, अपना चार्ज को सहेज के रखता है। लेकिन अगर वो फ्लोरीन के साथ ही जुड़ जाए जो उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस केस में वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये जो फ्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं, इधर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वो पॉजिटिव का होता है, सुपर ऑक्साइड में वो -1/2 होता है और पर ऑक्साइड के अंदर वो -1 होता है। हाइड्रोजन +1 और ये सारे हमने कर लिया। पर ऑक्साइड जैसे कि H2O2 हाइड्रोजन का पर ऑक्साइड, इधर ऑक्सीजन -1 पे होता है। सुपर ऑक्साइड जैसे ये वाला KO2 ये -1/2 होता है। कैसे निकालते हैं हम अभी डिस्कस करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालनी है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालनी है, लास्ट पॉइंट क्या था, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इक्वल्स टू नेट चार्ज। बस इसी का यूज करना है हमें। तो क्या करना है, मेरे को इसमें कार्बन का CH2Cl2 के अंदर मेरे को कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। कार्बन का निकालना है तो उसको मान लेते हैं X +2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का हमने अभी क्या पढ़ा, हाइड्रोजन का +1 होता है मेटल हाइड्राइड्स के अलावा। यहाँ पर मेटल हाइड्राइड नहीं है तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस क्लोरीन 2, हेलोजन का होता है -1 इज इक्वल्स टू 0। तो इस केस में क्या आ जाएगा, x +2 -2 इज इक्वल्स टू 0, मतलब x इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो इधर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0। ठीक है, ऐसे ही एक और सॉल्व करना, जैसे ये सॉल्व करते हैं Na2, इसमें B का निकालना है। तो 2 टाइम्स Na, ग्रुप नंबर 1 का हमेशा वाला +1 होता है, प्लस B 4 है, B का हमें नहीं पता तो x +4x एंड देन O7 +7 टाइम्स O का हमेशा 2 नेगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा 4x -14 + 2 -12 इज इक्वल्स टू 0। तो x आ जाएगा 12/4 मतलब कि +3। तो यहाँ पर क्या क्या आंसर आया, यहाँ पर आया 0, यहाँ पर आया +3। ऐसे ही अगर आप इनको भी सॉल्व करो तो वहाँ पर निकाल के देखना। अब देखो अब आप इसको पेंसिल पे करो, मैं आपको ऐसे बताता हूँ। नाइट्रोजन सोडियम है, पर सोडियम कितना होता है +1, तो ये हो गया +3, ये हो गया O4 इज इंटू 2 मतलब -8 प्लस 3 इज -5, P का हो जाएगा +5। Cr2O7 में O का होता है 2 नेगेटिव, मतलब यहाँ पर आ जाएगा +7। इधर है Na का +1 और हाइड्रोजन इज +2 एंड ऑक्सीजन इज -8 + 2 -6 एंड ये 4 +5 और यहाँ पर Cl का तो +1 और 6 +5। अब यहाँ पर Cl हेलोजन हमेशा -1 पे होता है, लेकिन Cl +5 पे चला गया, क्यों? क्योंकि वो अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो इस केस में उसकी मजबूरी है जाना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर KO2 का निकालूँ तो K कितना हो गया, x प्लस एक सेकेंड, यहाँ पर KO2 का अगर हम निकालें तो यहाँ पर K तो होता है हमेशा +1, ग्रुप नंबर 1 के अंदर आ गया, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऑक्सीजन के अंदर एक्सेप्शन है, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो KO2 आ गया 1 प्लस ऑक्सीजन का हमें नहीं पता तो उसको मान लेते हैं हम x इक्वल टू नेट चार्ज 0। तो यहाँ से x आ जाएगा -1/2, वो बन जाएगा इसका सुपर ऑक्साइड। और O2F2 निकालो तो O नहीं पता, x प्लस F का क्या होता है -1 और -1 इंटू F2 है तो इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू 2 एंड हेंस x इज इक्वल्स टू +1 आ जाएगा इस केस में। तो इस केस में -1/2 हुआ, इस केस में +1 हुआ, इस केस में निकालो तो वो +2 आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं। आगे बढ़े तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब तक आपने क्या पढ़ा, एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक मेटल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक नॉन मेटल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इसने इलेक्ट्रॉन दिए और इनका बॉन्ड बन गया, दैट्स इट। और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या बढ़ा था भाई, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसने अपना बीच में रखा इलेक्ट्रॉन, इसने अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखा, दोनों का एक बॉन्ड तैयार हो गया,
ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कॉम्प्लेक्स, ये वाला एक कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब ये दो तरीके के बॉन्ड तो हमने पढ़ लिए भाई। अब इसके बाद तीसरा तरीके का बॉन्ड आता है कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये इसी की तरीके का एक बॉन्ड होता है। फर्क क्या होता है यहाँ पर कि भाई फर्क ये है कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक मेटल है, एक एलिमेंट है ए, उसके पास एक लोन पेयर है एक्स्ट्रा, प्लस एक है एलिमेंट बी जिसके पास कोई लोन पेयर एक्स्ट्रा में नहीं है। यहाँ पर ए ने बी को देखा और ए को बी आ गया बहुत ज़्यादा पसंद। शार्क टैंक इंडिया देखा है ना, शार्क टैंक इंडिया में कई बार कोई लोग आते हैं, कहते हैं भाई हमें तुमसे पैसे नहीं चाहिए, हमें बस 1 रुपया दे दो या ऐसे 100 रुपये दे दो, कुछ भी ऐसे बहुत कम अमाउंट दे दो, एंड दे जस्ट गेट इनटू आवर कंपनी, ताकि हमें बस आपका एक मेंटरशिप मिल जाए। सेम चीज़ हो रही है, वो कह रहे भाई मेरे को तेरे से कुछ नहीं चाहिए, तो बस मेरे साथ आ जा। ये इसके अंदर बॉन्ड के अंदर हो रहा है। तो क्या करता है ए, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अंदर लगा देता है, यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन लगा देता है और बी फ्री फंड में इसका पार्टनर बन गया। बी ने कुछ नहीं करा, ए ने दोनों इलेक्ट्रॉन लगा दिया और बी बस फ्री फंड में उसका पार्टनर जाके बन गया। और यहाँ पर ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हुआ क्या कि एग्जैक्टली क्या हुआ कि जो दो इलेक्ट्रॉन लगे हैं बॉन्ड बनाने के लिए वो दोनों एक ही ने दिए हैं बस। अब जो बॉन्ड देने वाला है, जिसने इलेक्ट्रॉन दिए, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है उसको कहते हैं लीगेंड, लीगेंड। एंड जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पर वो सरप्राइजिंगली होता है एक मेटल। देख रहे हो, ये है जिस वजह से इन कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। ये रीजन है कि जनरली क्या होता है, एक मेटल देता है, लेकिन भाई इस केस में तो मेटल ले रहा है लीगेंड, जो कि जनरली एक नॉन मेटल होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है, वो क्या कर रहा है, वो मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि भाई तू ले ले इलेक्ट्रॉन और तू बॉन्ड बना ले। और यहाँ पर लीगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मेटल इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स बॉन्ड बनता है। तो बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अदर इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये लीगेंड होता है और ये मेटल होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। द एटम दैट गिव्स द इलेक्ट्रॉन टू द बॉन्ड इज लीगेंड एंड द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हियर इज द मेटल, और उसको कहते हैं सेंट्रल मेटल। अगर एटम है तो सेंट्रल मेटल एटम, अगर वो आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो सेंट्रल मेटल आयन। तो जनरली सेंट्रल मेटल एटम लिखते हैं उसको CMA। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर। अब अगर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया हमारे पास, तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना ना AB, इसको हमेशा ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखा जाता है जस्ट टू रिप्रेजेंट कि भाई ये एक कोऑर्डिनेशन वाला कंपाउंड है, कि ये जो स्पीसी क्रिएट हुई है ये कोऑर्डिनेशन, ये कॉम्प्लेक्स है, ये आसानी से ब्रेक नहीं हुई, क्योंकि मेटल ने एक्सेप्ट करा, वो अपने बिहेवियर के अपोजिट चला गया, अब वो आसानी से टूटेगा नहीं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। तो ये जो अंदर वाला हिस्सा रह गया इसका सारा ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और अगर ये आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव आयन है तो इसके साथ कोई पॉजिटिव आगे जुड़ जाएगा, ये पॉजिटिव है तो इसके साथ कोई नेगेटिव आगे जुड़ जाएगा। अगर कोई चीज़ बाहर आके जुड़ी, मेटल या फिर नॉन मेटल, मेटल इधर जुड़ता है, नॉन मेटल इधर जुड़ता है, अगर कोई चीज़ इसके बाहर आके जुड़ी तो उसको आयनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। जैसे ये है, इसमें कोई आयन नहीं जुड़ा हुआ बाहर, तो ये अंदर वाला पूरा हिस्सा इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें आयन जुड़ गया तो ये आयनाइजेशन स्फीयर एंड दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये 2 पार्ट होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के। आगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, उससे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इन सब का हमें निकालना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो पहले निकाला, अब आगे हमें इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था हमने अभी यहाँ पर, अब इधर हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का निकालना है। तो करो क्या, आपको सिर्फ कॉम्प्लेक्स को देखना है ना, तो जो बाहर वाला एटम इन केस लगा हुआ है तो उसको निकाल दो। जैसे ये है SO4, SO4 इज SO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर SO4 एक जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो मतलब ये जो कंपाउंड है, अगर मैं SO4 को हटाऊंगा तो ये बन जाएगा CuNH3 एंड ऊपर 2 पॉजिटिव लग जाएगा। अगर मैंने 2 नेगेटिव हटाया तो 2 पॉजिटिव जुड़ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ओवरऑल तो ये न्यूट्रल था। मैंने 0 से -2 हटाया तो वो +2 बन गया। अब मतलब 0 - -2 इस +2। अब इस केस में निकाल लो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, क्या आएगा भाई, इसका हमें निकालना है X। NH3 के ऊपर चार्ज होता है 0, तो 4 × 0 = +2,
मतलब X आ जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया भाई कॉपर का इस केस में +2। ऐसे इधर से K4 निकालोगे तो यहाँ पर 4 नेगेटिव बन जाएगा, 4 नेगेटिव बना तो FeCN होता है -1 तो -6 और उधर जाके +6 हो जाएगा, ये भी +2 में आएगा। अब आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल द थिंग्स ओरली, आप इन सबको लिख लिख के करना है। इनकेस ना समझ आए तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं आपको उसका आंसर डिटेल में बता दूंगा। गाइस Fe2O4, C2O4 इज ऑक्सलेट आयन, तो यहाँ पर ऑक्सलेट आयन होता है 2 नेगेटिव का, तो यहाँ पर 2 नेगेटिव इंटू 3 हो गया 6, तो 6 उधर जाएगा -6 और -3 बिकम्स +3, तो Fe आ जाएगा +3 का। एंड CONH3, NH3 अगेन 0, Cl -1 उधर जाके +1 होगा, ये बन जाएगा +3। Cn -1 होता है K4, 4 हटा तो 4 नेगेटिव यहाँ पे लग गया और ये -4 उधर चला जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। एंड ये NH3 होता है 0, H2 होता है 0, Cl 3 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव निकला तो +3 आएगा ऊपर, तो Cr सीधा सीधा +3 ही हो गया। ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स आ रहे हैं, किसी में भी डाउट है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंपाउंड, तो भाई 3 तरीके की हमारे पास सॉल्ट्स होती हैं। सॉल्ट कैसे बनती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा था, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ये अरे ज़्यादा हो गया, ये आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के अंदर। तो वहाँ पर आगे से एसिड और बेस को मिलाएंगे तो सॉल्ट बन जाएगी हमारे पास, वही सिंपल सॉल्ट होती है। ये जो सॉल्ट बनती है इस केस में, इस सॉल्ट को कहते हैं सिंपल सॉल्ट, जो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनती है। तो सिंपल सॉल्ट क्या होती है? एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो फॉर्म होती है, न्यूट्रलाइजेशन से जो फॉर्म होती है, जैसे कि NaCl सॉल्ट। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन वाटर। मैं अगर इसको पानी के अंदर डालूं तो ये पूरी तरीके से घुल मिल जाएगी उसके अंदर। डबल सॉल्ट क्या होती है? डबल सॉल्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल सॉल्ट्स। अगर मेरे को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से मिला एक सिंपल सॉल्ट, अगर मैं ऐसे ही 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट्स को जोड़ता हूँ आपस में तो वो बन जाती है डबल सॉल्ट मेरे पास। एंड इन केस मैं क्या और ऐसे ही मेरे पास बनती है इधर, हाँ, कोऑर्डिनेट सॉल्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो सॉल्ट बनी है वो सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट को आपस में जोड़ दूँ, 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट को आपस में जोड़ दिया जाए तो वो बन जाती है डबल सॉल्ट या फिर कोऑर्डिनेट सॉल्ट, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कैसे जोड़ा उसको। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी कि ये डिसोसिएट हो जाती है कंप्लीटली पानी के अंदर। डबल सॉल्ट भी डिसोसिएट हो जाती है कंप्लीटली पानी के अंदर, लेकिन जो कोऑर्डिनेट सॉल्ट होती है वो डज नॉट डिसोसिएट, वो नहीं टूटती। ये फर्क आता है। सिंपल सॉल्ट 2 या 2 से ज़्यादा जोड़ी तो कोऑर्डिनेट या हमारे पास डबल सॉल्ट बनेगी। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेट सॉल्ट में फ़र्क क्या है कि ये तो पानी के अंदर पूरी तरीके से घुल जाएगी लेकिन वो नहीं घुलेगी। डबल सॉल्ट का एग्जांपल आ जाता है हमारे पास एलम। आपने पोटैश एलम सुना होगा। एक होती है मोर्स सॉल्ट, इसके ऊपर जेईई में भी 1-2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, सीधा सीधा मोर्स सॉल्ट के बोल के। तो ये 2 सॉल्ट होती है हमारे पास। कोऑर्डिनेट सॉल्ट तो अभी हमने पूरी की पूरी पढ़नी है यहाँ पर पूरे चैप्टर के अंदर। तो ये मोटे मोटे हमारे पास 3 तरीके की सॉल्ट्स होती हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगली चीज़ आती है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ लीगंड। तो लेट्स जस्ट कॉल इट गंध, ठीक है, बिकॉज इसने सारा काम खराब कर दिया, हमारा एक चैप्टर बढ़ा दिया, तो हम इसको गंध कहते हैं आपसे। तो गंध क्या होता है भाई? देखो गंध 3 तरीके का होता है। 3 तरीके से हम गंध को क्लासीफाई कर सकते हैं। वो कहते हैं ना गीला कचरा, सूखा कचरा, घर घर जाके लाएंगे, वो वाला। तो उस कूड़े को क्लासीफाई करते हैं, तो गंध को हम क्लासीफाई करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, डेंसिटी, बॉन्डिंग, इन 3 बेस में हमें क्लासीफाई करना है। तो चार्ज के बेस पर नेगेटिव, पॉजिटिव या न्यूट्रल। डेंसिटी मतलब काटना, डेंट मतलब दांत, दांत का मतलब काटना। तो डेंसिटी इज बेसिकली कितनी जगह से एक लिगेंड काट सकता है, तो वो काटने में कितना ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो सबसे पहले तो चार्ज देगा, तो चार्ज मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव या न्यूट्रल। नेगेटिव लिगेंड जो एटम से जुड़ेगा Cl नेगेटिव। पॉजिटिव कौन सा हो सकता है? NO2 पॉजिटिव या फिर NO
पॉजिटिव। न्यूट्रल जैसे कि H2O देखा अभी आपने, NH3 देखा अभी आपने, ठीक है। डेंटिसिटी क्या होता है? मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट। डेंटिसिटी इज बेसिकली काटना कितने जगहों से काट सकता है। मोनोडेंटेट जो एक जगह से काट सकता है, बाइडेंटेट जो दो जगह से काट सकता है, पॉलीडेंटेट जो दो से ज्यादा जगहों से काट सकता है। दिस इज काटने में बिगिनर, दिस इज इंटरमीडिएट, दिस इज प्रो। काटने में बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड प्रो। मोनोडेंटेट जो एक जगह से काटेगा, जैसे मतलब जिसके पास जो डोनेट करने वाला है, डेंटिसिटी इज बेसिकली कितनी जगहों से वो बॉन्ड बना सकता है। तो कितनी जगहों से बॉन्ड बनाएगा? बॉन्ड कैसे बना रहा है लिगेंड? वो जितनी जगहों से अपना लोन पेयर दे सकता है, पूरा का पूरा पेयर देना होता है ना। अब देखो कभी भी बॉन्ड बनता है ना तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से बनता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड नहीं बनता। तो हमेशा आप ये ध्यान रखो कि एक बॉन्ड के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब अगर एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो पूरा का पूरा लोन पेयर देगा, वो एक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन देगा। यही वाली चीज ऑर्गेनिक में भी कई बार आपके काम आएगी। जब आप मैकेनिज्म्स देखोगे तो बीच में कई बार क्या होता है, किसी भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन है, उस पर प्लस चार्ज चला जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ बॉन्ड सेपरेशन। उसके पास लोन पेयर पटा हुआ है, स्टिल वो पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि वो एक बॉन्ड बनाने के लिए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, क्योंकि उधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता, उधर एक सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। तो अगर वो दोनों लोन पेयर एक ही जगह से दे सकता है एक एटम, तो वो मोनोडेंटेट होता है। जैसे कि NH3 है, NH3 में नाइट्रोजन के पास टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 तो उसने हाइड्रोजन जोड़ रखे हैं। अब उसके पास तो सिर्फ एक लोन पेयर बचा, तो वो लोन पेयर अगर वो डोनेट करता है, वो एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है, एंड हेंस वो मोनोडेंटेट है। बाइडेंटेट जैसे कि EN इज इथाइलिन डाइअमीन एंड OX इज ऑक्सैलेट आयन। एंड अगले पॉलीडेंटेट आते हैं, वो होता है EDTA 3 नेगेटिव एंड EDTA 4 नेगेटिव। EDTA 3 नेगेटिव इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसिटेट, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट। ये दो तरीके के आयंस होते हैं जो पॉलीडेंटेट। आगे आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। हमारे पास दो तरीके के हमारे पास जो गंध होते हैं वो होते हैं, एक चिलेटिंग होता है, एक एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है। चिलेटिंग वो वाले गंध जो कि रिंग फॉर्म कर सकते हैं, वो ऐसा एक घेरा बना लेते हैं जिसमें से आप बाहर नहीं निकल सकते, वो काटने में एक्सपर्ट होते हैं। एंड एम्बिडेंटेड लिगेंड वो वाले लिगेंड जिसके पास काट तो दो जगह से सकते हैं लेकिन एक बार में एक ही जगह से काटते हैं, वो थोड़े सिद्धांत वाले होते हैं कि दे आर वो ना ऐसे इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, लेकिन वो है सिद्धांत वाले। वो काटेंगे आपका काटेंगे मेटल को एक ही जगह से, आपका नहीं मेटल को। एम्बिडेंटेड लिगेंड वो जिसके पास दो बॉन्डिंग साइट्स है लेकिन एक बारी में वो एक ही का इस्तेमाल करेंगे। और देखें तो हमारे पास अगर एक ही लिगेंड, एक ही तरीके का लिगेंड प्रेजेंट है, एक ही नहीं एक ही तरीके का लिगेंड प्रेजेंट है तो उसको होमोलेप्टिक कहते हैं। और अगर ये दो या उससे ज़्यादा अलग अलग लिगेंड्स प्रेजेंट है तो उसको हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट चीज़ इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। तो मतलब वही चीज़ चल रही है। आगे देखो तो इसमें बाइडेंटेड लिगेंड रिंग बनाते हैं, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड दोनों रिंग बनाते हैं। तो नंबर ऑफ रिंग्स इक्वल्स टू डेंटिसिटी -1। ये फॉर्मूला सभी के लिए चल रहा है, पर जितनी भी डेंटिसिटी उसको 1 से माइनस कर दो, वो हमारे पास नंबर ऑफ रिंग्स बन जाते हैं। तो बाइडेंटेड की डेंटिसिटी इज 2, तो 2 - 1 बना जाता है। पॉलीडेंटेड मान लो 3 डेंटिसिटी है तो 3 - 1 2, तो वो 2 रिंग बना सकता है। अगर उसकी डेंटिसिटी 4 है तो वो 4 - 1 3 अलग अलग रिंग्स बना सकता है। तो आपको 3 जगह से मेटल को 3 जगह से वो घेरे के अंदर ले सकता है। चिलेटिंग लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड which forms more than one coordinate bond in such a way that is ring is formed। जो रिंग बना सकते हैं वो चिलेटिंग लिगेंड, जैसे इथाइलिन डाइअमीन, दिस इज इथाइलिन TH डाइअमीन, EDTA इथाइलिन डाइअमीन ट्राई टेट्रा एसिटेट आयन एटसेट्रा। अभी पीछे क्या था, EDTA 3 नेगेटिव है, 4 नेगेटिव, 3 नेगेटिव तो ट्राई एसिटेट, 4 नेगेटिव तो टेट्रा एसिटेट। एम्बिडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड हैविंग मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग एटम। These are basically those ligands which have 2 donor sites but they can only use one at a time, because सिद्धांतवादी होते हैं वो थोड़े बहुत। और देखो तो अभी मैंने 2 चीज़ों जैसे कि CN नेगेटिव, वो कार्बन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, बट वो एक बारी में एक ही का इस्तेमाल करेंगे। ये 2 चीज़ अभी हमने पढ़ी, इथाइलिन डाइअमीन और ऑक्सैलेट आयन। तो इथाइलिन डाइअमीन क्या होता है, ये वाला कंपाउंड CH2 इथाइलिन, 2 NH2 डाइअमीन और उसके साथ एक मेटल जुड़ा होता है यहाँ पर। एंड ऑक्सैलेट इज ये वाला कंपाउंड C2O4 और वहाँ पर मेटल जुड़ता है। तो C2O4 2 नेगेटिव है, इथाइलिन डाइअमीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। दिस इज चार्ज लेस, डेंटिसिटी 2, चार्ज नहीं होता है इसके ऊपर, और ये 2 नेगेटिव चार्ज होता है और इसकी डेंटिसिटी भी 2 होती है।
Next is the coordination number. The coordination number is the number of lone pairs donated to the central metal atom. मतलब बेसिकली सेंट्रल मेटल एटम कितनी जगहों पर बॉन्ड बनाता है. अब ये ऐसे सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड वाला खेल नहीं खेल रहे हैं. अभी बॉन्ड तो काफ़ी सारे बनेंगे इसके ऊपर. ये 6 बॉन्ड भी बन सकते हैं, 7 बॉन्ड भी बन सकते हैं. तो बेसिकली एक सेंट्रल मेटल एटम कितने ज़्यादा लिगेंड्स से अटैच है और कितने अलग अलग लिगेंड्स से बॉन्ड बना रहा है, वो उसको कितने लोन पेयर मिले हैं, तो जितने लोन पेयर मिलेंगे उतने बॉन्ड बनाएगा. तो लिगेंड्स के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. तो कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू उसकी डेंसिटी. अगर 2 लिगेंड जुड़े हैं, दोनों की डेंसिटी 2 है, तो 2 × 2 4 बन जाएगा वो. अगर 4 लिगेंड जुड़े हैं लेकिन डेंसिटी इज 1, तो 4 × 1 बन जाएगा, वो 4 आंसर आ जाएगा उसका. तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमें इन सब का निकालना है. तो क्या करना है, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू उनकी डेंसिटी कर दो खाली. तो NH3 है, डेंसिटी 1, तो 4 × में 1, 4 आंसर आ जाएगा. EN की मैंने अभी बताया डेंसिटी 2 होती है, तो 3 × 2 6 आंसर है. H2O डेंसिटी इज 1, 6 जुड़े हैं तो 6 × 1 6 आ जाएगा. NH3 डेंसिटी इज 1, तो 4 × में 1 आंसर 4 आ जाएगा. बस इतना सही काम है यहाँ पर. नेक्स्ट चीज़ एंड द मेन चीज़ इज IUPAC नॉमेनक्लेचर इसका. तो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर कुछ रूल्स हैं, इस रूल्स को ध्यान रखो और इसके बाद नॉमेनक्लेचर करेंगे हम. तो नॉमेनक्लेचर इज बेसिकली हिंदी में उसको नामकरण कहते हैं. तो नामकरण एक ऐसी विधि है जहाँ पर किसी भी बच्चे का जो नाम रखा जाता है वो, और नाम रखता है ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण हूँ, और जो ब्राह्मण आपको शिक्षा देता है उसको गुरु कहते हैं. तो आप मेरे शिष्य हो गए, मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, और तो आप मेरे हो गए शिष्य. इस लिहाज से आपको अब मुझे गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ेगी. तो गुरु दक्षिणा के तौर पर आप जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ, नीचे लाइक वाला बटन दबाओ, कमेंट करो कि बस मस्त मज़ा आ रहा है गुरु जी, और इसको फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो. पूरी वीडियो कंप्लीट देखकर अगर अच्छे से चीज़ें समझ आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते हैं. समझ आया तो, नहीं आया तो भी कर देना, वैसे आ जाएगा. अच्छा बताता हूँ. अगला देखो, रूल नंबर 1, कैटायन हमेशा पहले नाम रखा जाता है उसका. दूसरा, एक अगर कोई कॉम्प्लेक्स है, कैटायन मतलब जो आयनाइजेशन स्फीयर पढ़ा था हमने, तो आयनाइजेशन स्फीयर में अगर कैटायन पहले आ रहा है तो उसका नाम पहले लिखा जाएगा. फिर कॉम्प्लेक्स में आए तो कॉम्प्लेक्स में MLX होता है, मेटल लिगेंड और नंबर ऑफ लिगेंड्स. तो X सबसे पहले लिखा जाएगा नंबर ऑफ लिगेंड्स, देन L लिगेंड का नाम, एंड देन लास्ट में मेटल का नाम, और मेटल के आगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर्स में आता है. एनायनिक लिगेंड है तो उसका नाम O में एंड होता है, जैसे क्लोरीन है तो उसका नाम क्लोराइडो या फिर क्लोरो रखा जाता है. ज़्यादातर बुक्स में इट इज रिटन एज क्लोराइडो, तो आप क्लोराइडो ही रखना उसका नाम. जैसे फ्लोरीन का फ्लोराइडो, फ्लोरो नहीं आता. आप लिख सकते हो क्लोरो भी और फ्लोरो भी, वो गलत नहीं है, बट ज़्यादातर बुक्स में लिखा जाता है, जो जस्ट इन केस आप कंफ्यूज ना हो तो उसको क्लोराइडो एंड फ्लोराइडो ही लिखो आप. तो क्लोरो, फ्लोरो, और कोई सा भी नेगेटिव जिसमें, मतलब जिसमें भी नेगेटिव लास्ट में एक नेगेटिव आयन होता है अगर लिगेंड के अंदर, तो उसके लास्ट में O आता है. न्यूट्रल और कैटायनिक लिगेंड सेम रहता है, बस H2O के लिए एक्वा लिखा जाता है, अमाइन लिखा जाता है NH3 के लिए, CO के लिए कार्बोनिल, NO इज नो, ना का मतलब ना होता है, NO के लिए नाइट्रोसिल लिखा जाता है. रूल नंबर 4, अगर एक से ज़्यादा लिगेंड प्रेजेंट है तो डाई ट्राई टेट्रा तो लगता है ऑब्वियसली, लेकिन अगर नंबर ऑफ लिगेंड्स मतलब एक लिगेंड तो 4 है और एक और लिगेंड है जो कि एक से ज़्यादा है, तो उसके लिए फिर बिस ट्रिस और टेट्रा किस हो जाता है. मतलब 2 तरीके के लिगेंड जुड़े हुए हैं मेरे पास क्या है, पहला मेटल है, M लिगेंड 1 मेरे पास 2 है, लिगेंड 2 मेरे पास 4 है. तो इस केस में क्या करेंगे, तो पहला जो लिगेंड आ रहा है उसके लिए तो डाइट्राई टेट्रा लग जाएगा, लेकिन जो दूसरा लिगेंड आ रहा है उसके लिए फिर बिस ट्रिस टेट्रा किस लगाना है, उसके लिए फिर डाइट्राई टेट्रा वापसी यूज़ नहीं करना. तो पॉलीडेंटेड लिगेंड के लिए चलता है, ऑर्गेनिक लिगेंड्स के लिए चलता है ये वाला काम. कॉम्प्लेक्स आयन अगर न्यूट्रल या पॉजिटिव है तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम एज इट इज लिखा जाएगा, आयरन, कॉपर, एज इट इज जो भी उसका नाम आएगा. अगर जो सेंट्रल मेटल कॉम्प्लेक्स आयन है वो ओवरऑल उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो 8 सफिक्स लगता है मेटल के नाम का, जैसे फेरेट आयरन का, प्लेटिनम इज प्लेटिनेट, कॉपर इज क्यूपरेट, अर्जेंटेट एंड औरत है, ये वाला इसका ऑरेट इनका नाम होता है. तो इनका नामकरण हमें करना है. तो नामकरण में सबसे पहले विधि क्या होती है, आपको इनका चार्ज फाइंड करना पड़ेगा, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कोई चार्ज है या नहीं. तो यहाँ पर K2 मतलब एक आयन पहले जुड़ा हुआ है, तो नाम में तो सबसे पहले पोटेशियम लग जाएगा. चाहो तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है साथ में लिखो, नहीं लिखना तो मत लिखो. अब अगर मैं इसको पोटेशियम को हटाऊं तो पोटेशियम हटाने के बाद मेरे पास बचेगा PdCl4
Cl4 एंड वो K2 हटा तो यहाँ पर 2 नेगेटिव आ जाएगा। अब वहाँ पर 2 नेगेटिव आ गया तो ओवरऑल ये नेगेटिव है, हेंस कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव होता है तो ये पैलेडियम है। तो पैलेडियम के नाम के आगे पहले डेट लग जाएगा और फिर उसके आगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालें इसका, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा भाई, इसका मानते हैं x, Cl हो जाएगा -1 तो -4 इंटू -1 इज इक्वल टू -2 इसका ओवरऑल चार्ज, तो x इज इक्वल टू 4 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो ये +2 आ जाएगा। अब नामकरण की विधि में सबसे पहली चीज़ क्या आई थी हमारे पास बच्चों, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद नंबर ऑफ लिगेंड्स, तो नंबर ऑफ एक ही लिगेंड है तो टेट्रा। देन कोऑर्डिनेट उसका जो लिगेंड है गंध का नाम लिखना है और नेगेटिव है तो नाम के आगे ओ लिखना है। क्लोरीन नेगेटिव होता है तो ये बन जाएगा क्लोराइडो, ओ आ गया लास्ट में। एंड देन मेटल का नाम नेगेटिव है तो पैलेडियम नहीं, पहले डेट उसके बाद कुछ और, पहले डेट एंड देन इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 पॉजिटिव है तो 2, खाली इतना सा काम करना है, ठीक है। आगे वाले आप वीडियो पॉज करो, खुद से एक बार करके देखो एंड देन आंसर वेरीफाई कर लेना। तो भाई देखो इनका ये 4 हटाएंगे तो यहाँ पर 4 नेगेटिव जुड़ जाएगा तो Fe और यहाँ पर K4 आ गया तो पोटेशियम। चाहो तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो, ना चाहो तो मत लिखो। Fe and 6 तो 6 हो गया हेक्सा, Cn इज साइनाइडो, Cn नेगेटिव होता है एंड Fe इज टोटल चार्ज नेगेटिव तो फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो x -6, ये 6 इंटू -1 -6 इज इक्वल टू -4 मतलब +2 आ जाएगा, ये इसका नाम। और इधर देखो तो ओवरऑल प्लस है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो x प्लस Br होता है ब्रोमीन -1 और En के ऊपर चार्ज कोई नहीं होता तो ये हो गया 2 इंटू 0 इज इक्वल टू +1 है, -2 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +3 इसकी। नामकरण करें तो नामकरण अगेन जैसे आपने पहले भी नामकरण पढ़ा था 11th क्लास के अंदर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही करना होता है। दिस इज Br, दिस इज इथाइलिन डायमीन, तो Br पहले तो डाई ब्रोमो या फिर ब्रोमाइडो एंड देन डाई इथाइलिन डायमीन, डाई क्यों, बिस इथाइलिन डायमीन एंड लास्ट में कोबाल्ट और ऊपर पॉजिटिव है तो ये कोबाल्ट ही रहेगा एंड इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 तो 1 2 एंड 3, ये इसका नाम आ गया। अगर मैं नाम ही दे दूं और उससे आपको फॉर्मूला बनाना हो तो आयरन 3 हेक्सा साइनो फेरेट 2, अगर मैंने यहाँ पे साइनो लिखा साइनाइडो नहीं लिखा, यू कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस। तो आयरन 3 Fe 3 पॉजिटिव तो बाहर आएगा, 3 पॉजिटिव बाहर, हेक्सा साइनो फेरेट 2 यहाँ पे दे रखा है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेरे पास आ जाएगा फेरेट Fe एंड देन हेक्सा साइनो तो Cn एंड 6। इसके अंदर मेरे पास ये वाला जो आयरन है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से ओवरऑल चार्ज निकालूं तो ये +2 एंड ये -6, ओवरऑल तो -4 आ रहा है और इसका +3 है तो ये एग्जैक्टली एज इट इज तो नहीं जुड़ेंगे। 9th क्लास में आपने फॉर्मूला जब पढ़ रहे थे फॉर्मूला कैसे बनाते हैं तो उसमें आप क्या पढ़ते थे, जैसे कि Mg है और Cl है, Mg इज +2 एंड Cl इज -1 तो ऐसे क्रॉस करते थे तो इससे क्या बन जाता था MgCl2। जस्ट लाइक दिस हमें यहाँ पर फॉर्मूले क्रिएट करने हैं तो यहाँ का ये 3 4 यहाँ पर तो ये बन जाएगा Fe4 एंड देन अंदर वाला पूरा पार्ट FeCN6 और यहाँ पर आ जाएगा 3, ये होगा इसका फॉर्मूला। यहाँ पर मैंने तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट 3, पोटेशियम के बाहर एंड देन ट्राई ऑक्सलेटो मतलब ऑक्सलेट इज OX या C2O4 3 एंड देन क्रोमेट 3 यहाँ पर Cr3। यहाँ पे चेक करो तो ऑक्सलेट का चार्ज कितना होता है ऑक्सलेट का चार्ज -2 इंटू 3 ये x -6 कितना आएगा, x -6 इज इक्वल टू कितना, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, यहाँ पर हमारे पास है क्रोमेट 3 मतलब Cr तो 3 है, 3 प्लस ऑक्सलेट को देखो तो वो +3 इंटू 2 नेगेटिव है तो ओवरऑल चार्ज तो भाई इसका -3 आ रहा है।
ठीक है, अगर इसका चार्ज -3 है और इसका पोटेशियम जुड़ा हुआ है तो पोटेशियम कितना हो जाएगा, K3। ऐसे इनका फॉर्मूला बनाया जाता है फ्रॉम नेम। एंड लास्टली हमारे पास है टेट्रामाइन क्लोराइड और नाइट्रो कोबाल्ट 1 क्लोराइड। क्लोराइड लास्ट में, मतलब इसका जो आयनाइजेशन स्फीयर है उसमें क्लोरीन आता है, वो भी लास्ट में, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो टेट्रामाइन इज NH3 टेट्रा, 4 क्लोराइडो नाइट्रो, ये दोनों के आगे नंबर नहीं है तो मतलब एक है, तो Cl एंड नाइट्रो इज NO2। क्योंकि अभी क्या पढ़ा था जब नामकरण देख रहे थे कि खाली NO है, हट जा भाई, खाली NO है तो वो नाइट्रोसिल होता है, तो नाइट्रो इज NO2 एंड खत्म, कोबाल्ट 1 CO यहाँ पर। ओवरऑल इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो NH, ये तो है कोबाल्ट 1 तो +1 प्लस NH3 कितना होता है 0 प्लस क्लोरीन होता है -1 और NO2 का चार्ज कितना होता है, NO2 पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर +1 प्लस, तो ये +1 -1 तो कट गया, ओवरऑल +1 ही बचा चार्ज, तो क्लोरीन एक ही जुड़ेगा खाली बार। ये इसका, इसको हटा दें हम, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। चलो भाई, अगली चीज़ आती है हमारे पास आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आपने ऑर्गेनिक के अंदर भी लास्ट क्लास में पढ़ी थी, 11th क्लास के अंदर। तो आइसोमेरिज्म इज द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, सेम फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा एंड हेंस प्रॉपर्टीज उनकी अलग अलग हो जाएंगी। तो अगर आप आइसोमेरिज्म देखो तो बेसिकली आइसोमेरिज्म 2 तरीके का होता है, स्टीरियोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज ऑफ 4 टाइप्स में एक आता है लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन एंड सॉल्वेंट। लिंकेज इसको लिंक कैसे है, कोऑर्डिनेशन इस उसके जो कॉम्प्लेक्स आयन है, मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो अलग अलग है। आयनाइजेशन एंड सॉल्वेंट आज दोनों सेम ही होते हैं, तो अभी देखते हैं इनको। पहले तो आता है हमारे पास स्टीरियो, एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज ऑफ 2 टाइप्स, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में होता है कि 2 तरीके के कंपाउंड होते हैं ऑप्टिकली, एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड एक होता है लीवो रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड होता है, जैसे लाइट है, मैंने यहाँ पर ट्यूबलाइट जला रखी है, तो लाइट के 3 कंपोनेंट होते हैं। अब आप देखो, आपने 3 एक्सिस पढ़ी, एक्स वाई एंड जेड, तो कंसीडर क्योंकि लाइट जो हमारे पास आ रही है ना वो भी तीनों एक्सिस पे ट्रेवल करती हुई आ रही है। एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस और एक होती है जेड एक्सिस। बहुत ऑब्वियस सी बात होती है। और आगे बढ़े तो अगर मैं क्या करूँ, मैं एक पोलराइजर लगा दूँ। पोलराइजर इज एन इंस्ट्रूमेंट जो कि हम लाइट के कंपोनेंट्स को कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं एक पोलराइजर लगा दूँ और मैं क्या करूँ, जो 3 एक्सिस में लाइट ट्रेवल कर रही है ना, मैं उधर से वाई और जेड कंपोनेंट को हटा दूँ, मैं सिर्फ एक्स वाला कंपोनेंट रखूँ। तो अब लाइट क्या कर रही है, पहले 3 एक्सिस में ट्रेवल कर रही थी ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इधर इधर और इधर 3 एक्सिस में ट्रेवल कर रही थी, अब वो सिर्फ इधर ट्रेवल कर रही है। तो अब लाइट आपके पास आ रही है। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर ये अपना कंपाउंड रखते हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव जो इसको रोटेट करेगा तभी वो ऑप्टिकली आइसोमर बनेंगे। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, अगर लाइट ऐसे आ रही है एंड आपके अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज क्या होगा, ऐसा। तो अगर लाइट ऐसे आ रही है एंड क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है ये कंपाउंड, अगर लाइट इस कंपाउंड से पास होकर क्लॉकवाइज घूम जाती है, लाइट आई पास हुई एंड देन क्लॉकवाइज टर्न हो गई, तो इस कंपाउंड को डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कहते हैं। और ऐसे पास होकर अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम गई तो उस कंपाउंड को लीवो रोटेटरी कहते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्लॉकवाइज रोटेशन, लीवो रोटेटरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और ज्योमेट्रिकली देखो तो ज्योमेट्रिकली 2 तरीके के आइसोमर्स होते हैं, एक होता है सिस एंड एक होता है ट्रांस। सिस आइसोमर्स में क्या होता है कि जो एक जैसे अल्केन्स हैं वो एक तरफ ही आते हैं, वो एडजेसेंट पोजीशंस पे आते हैं। ट्रांस आइसोमर्स में क्या होता है, वो आते हैं ऑपोजिट पोजीशंस के ऊपर, मतलब डायगनली ऑपोजिट पोजीशन के ऊपर। सिस में एडजेसेंट एंड ट्रांस में डायगनली ऑपोजिट। ठीक, आगे बढ़े तो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 4 तरीके के हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है लिंकेज। तो लिंकेज इज एम्बिवेलेंट लिगेंड के अंदर हमने पढ़ा था, जैसे CN था, जैसे हमारे पास CN नेगेटिव आयन है, तो इसमें अगर कार्बन की तरफ से बॉन्ड बने चाहे नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बने, एक मेरे पास एक मेटल M है, उसमें एक बार कार्बन बॉन्ड बना रहा है, एक बार नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है, कंपाउंड तो सेम, फॉर्मूला तो सेम ही रहा, लेकिन उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी एंड हेंस वो एक लिंकेज आइसोमर होगा कि प्रॉपर्टीज अलग है बट फॉर्मूला उसका सेम टू सेम है। कोऑर्डिनेशन इज जब इसका जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स के अंदर का जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो चेंज हो जाए। यहाँ पर ये 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो आपस में जुड़े हुए हैं। इन्होंने क्या करा, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था आपने, क्या था अक्षय कुमार वाला मीम, ऐसे। तो
इसमें क्या हुआ, इन्होंने अपने अपना गंध को चेंज कर लिया, इसने इसका गंध ले लिया, इसने इसका गंध ले लिया, तो M1L2 एंड M2L1, पहले M1L1 M2L2 था, इन्होंने अपना अपना गंध चेंज करा एंड M1L2 एंड M2L1 ले लिया। आयनाइजेशन स्फीयर इज, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म इज, जो आयन था वो चेंज हो गया, मतलब एक जो आयन था उसने एक गंध को रिप्लेस कर लिया, वो अंदर आ गया, जैसे ये SO4Br अंदर आ गया, SO4 बाहर चला गया। ऑब्वियसली अब इसका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वही चेंज हो गया, तो इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी, लेकिन ओवरऑल तो फॉर्मूला सेम ही आ रहा है भाई। तो ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो गया। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के अंदर अगर मेरे पास एक जो गंध है वो कोई सा भी एक गंध अगर पानी हो तो उसको सॉल्वेट या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं, सेम एज आयनाइजेशन बट वन लिगेंड इज H2O, सेम चीज, H2O बाहर किसका दिया, ये बन गया, तो ये सॉल्वेट या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होता है, दिस इज आइसोमेरिज्म। बस ध्यान खत्म यहाँ पर।